हाँ जी। तो बचपने में ही सारे शराब के दुष्परिणामों को बड़े करीब से मैंने देखा था, महसूस किया था। और शराब और शराबी के प्रति एक नफरत का भाव लेके मैं चल रहा था। और 8वीं कक्षा में एक कैंप में एक मेरे सीनियर दोस्तों के साथ में अचानक से मेरे सामने में बियर के रूप में शराब आई। और एक अधूरा इंसान जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा इंसान मैं था। और ऐसे में दोस्तों ने आग्रह किया और मैंने एक छोटे से आग्रह के बाद में वो एक शराब का छोटा सा घूंट मैंने लिया। उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, उसका स्मेल अच्छा नहीं था, उसका टेस्ट कलर अच्छा नहीं था। लेकिन क्या पता क्या ऐसा कुछ अजीब सा हो गया कि मेरे शरीर के अंदर में, मेरे मन के अंदर में एक अलग से प्रभाव आया। और एक शर्मीला लड़का जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहा है, एक ऐसा लड़का जो अ, जिसने कभी भी उस प्रकार की गुड फीलिंग, उस प्रकार का अच्छी फीलिंग जिसने कभी भी फीलिंग महसूस नहीं किया था, ऐसे बच्चे के जीवन में शराब ने एक बड़ा सुकून और शांति का अनुभव दिया। एक कल्चरल प्रोग्राम के अंदर में एक लड़की डांस कर रही थी और वो लड़की का हाथ पकड़ के मैं नाचने लग गया। और जो वंस मोर तालियां बजी और वो जो मुझे अप्रिशिएट किया गया, मुझे मेरी तारीफ की गई, वो जो एहसास था वो बड़ा ही अजीब एहसास था। और उस एहसास ने मेरे मन के अंदर में, मेरे मस्तिष्क के अंदर में एक बात रजिस्टर किया कि यार शराब, बियर पीना ये शराब नहीं है, बियर तो बहुत अच्छी चीज है। ये तो मेरे जैसे एक अधूरे इंसान को, अधूरे व्यक्तिमत्व के इंसान को पूरा करने का एक आसान फार्मूला मुझे मिल गया। शराबी के बारे में मेरा विचार जो था कि जो देसी पीता है, महुआ पीता है, जो मारपीट करता है, इस प्रकार का एक नजरिया मेरे दिमाग में था। और मैं जो कुछ कर रहा था वो अपना स्व समर्थन कि यार मैं तो बियर पीता हूँ, मैं तो इंग्लिश पीता हूँ, मैं तो बड़े लोगों के साथ पीता हूँ। तो ये सब चलता रहा, कुछ सालों तक के ये सिलसिला चलता रहा। उस समय तक के शराब को मैं पी रहा था, शराब मुझे नहीं पी रही थी। मतलब अ, सब कुछ काबू में था। सब कुछ एक एहसास, परिवार की परिवार की जिम्मेदारी का एहसास मेरे को था। एक शर्म थी, एक हया थी। और फिर में दोस्तों, कामकाज के सिलसिले में जब मैं बाहर गया तो सन 2000 में मैंने एक धार्मिक संप्रदाय की दीक्षा ली। और धार्मिक संप्रदाय की दीक्षा के अंदर में 5 प्रकार की कस्में थी। और वो 5 प्रकार की कस्मों में ये भी थी कि मैं आजीवन शराब नहीं पीऊंगा। और दोस्तों, मेरे जीवन से शराब चली गई। बढ़िया टीका लगा कि गले में माला पहन के 5 प्रकार की आरती। जय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मुझे भी नहीं आ रही थी। हाँ। ओके ओके जी। तो ये सब मेरे जीवन के अंदर में धार्मिक दीक्षा मैंने लिया था। और उसका असर अगले 7 साल तक के मेरे साथ चला। इस बीच में मेरी शादी हो गई। मैं एक शासकीय कार्यालय के अंदर में कर्मचारी के रूप में स्थापित हुआ। अ, बड़ा ही जबरदस्त वो समय था कि बड़े ही कम उम्र में मैंने काफी अच्छी पोजीशन बना ली थी। ऑफिस के अंदर में सभी लोग मुझे चाहने लग गए थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और यूनियन के अंदर में भी मैंने एक पोजीशन बनाई थी। धीरे धीरे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडर कहलाने लग गया। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में सब तारीफ हो गई थी। और धीरे धीरे स्टेट लेवल की लीडरशिप में भी मुझे लिया गया।
कि ये बच्चा अच्छा बात करता है, अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, अच्छा अभ्यास करके बात करता है। तो सब अच्छा ही अच्छा माहौल था। परिवार भी छोटा सा परिवार, बढ़िया आए और व्यवस्थित मेरा सब जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बात मन के अंदर खटक रही थी, और वो ये था कि ऑफिस के अंदर में आए दिनों पार्टियां हुआ करती थी। पार्टियां होती थी तो सिलेक्टिव तरीके से मुझे बुलाया नहीं जाता था। सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता था। और ये बात कहीं ना कहीं मन के अंदर में मुझे पीड़ा दे रही थी, दर्द दे रही थी। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार। एक तरफ तो सब लोग मुझे चाहते हैं, अपना लीडर बोलते हैं, और दूसरी तरफ पार्टियां जब होती है तो मुझे सिलेक्टिव तरीके से मुझे नकार दिया जाता है। तो कुछ मेरे दोस्तों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यार तू बाबा जी आदमी है, टीका लगाता है, माला पहनता है, तू खाता भी नहीं, तू पीता भी नहीं, और तेरा भ्रष्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए हम लोग तुझे मीटिंग, तुझे ऐसे पार्टियों में आमंत्रित नहीं करते। तो मन के अंदर में लगता था कि यार ठीक है, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, लेकिन इस समारोह का, इस ओकेजन का मैं हिस्सा तो बन सकता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन पार्टियों में अगर जाना है, क्योंकि जो कुछ किस्से उनके सुनता था, जो कुछ वहाँ के ठहाके लगते थे, जो कुछ मजा मस्ती की बात आती थी, फोटोज आते थे, दूसरे दिन उसका काफी वर्णन किया जाता था, तो मन के अंदर में कुछ मिसिंग है मेरे लाइफ में, इस प्रकार की भावना मेरे मन में आती थी। और वही वही विचार, उसी विचार ने मेरे ऊपर में हावी हुआ, और मैंने सोचा कि यार किसको पता चलेगा। और मैं एक अच्छे, तो वो मेरे सीनियर्स है, जो मेरे कलीग्स है, जो अच्छा समाज में अच्छी हैसियत रखते हैं, अच्छा नाम है, परिवार का अच्छा सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो इनके जैसा मैं भी कर सकता हूँ। इस विचार की वजह से दोबारा 7 साल के बाद मेरे जीवन में दोबारा शराब आई। और इस बार जब शराब आई तो मन में तो यही था कि मैं कंट्रोल तरीके से प्लानिंग करके एक अच्छा शराब का आनंद लूंगा। तो पहले शराब से जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे, जब दूसरी बार शराब मेरे जीवन में आई तो कब वो प्यार में बदल गई, और प्यार कब आसक्ति में चला गया, आसक्ति कब भक्ति में चला गया, ये पता ही नहीं चला। 2007 में शुरू की गई शराब 2014 आते आते मेरी स्थिति बद से बदतर हो गई। मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं किया था, ऐसा जीवन मेरे सामने में आ गया। जिस अजय को लोग रिस्पेक्ट देते थे, उसी यूनियन से मुझे निकाला गया। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ धीरे धीरे मेरे बारे में चर्चाएं होने लग गई। मेरा परिवार दुखी होने लग गया। मुझे समझाया जाता था, मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल पक्ष, मेरे कुछ चाहने वाले, सभी लोग मुझे समझाते थे। मुझे लगता था यार इतने सी बात मैं ये समझाते तो मैं इतना मूर्ख हूँ क्या, मुझे समझता नहीं क्या। मैं अपनी बातों का समर्थन किया करता था। सारी दुनिया को मेरी बर्बादी दिख रही थी। एक इंसान था जो नहीं देख पा रहा था, वो था मैं। अपनी बर्बादी को, अपनी इस दुर्दशा को देख नहीं पा रहा था। कुछ दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, परिस्थितियां जब बहुत ज्यादा खराब होने लग गई, तो वो अंदर से कभी कभी मन में ख्याल जरूर आता था, यार मुझे रुक जाना चाहिए। और मैं अपने प्रयास करके अपने आप को रोकने का प्रयास करता था, लेकिन मेरे अपने प्रयास के प्रामाणिक प्रयास होने के बावजूद भी मैं कभी भी रुक नहीं सका। कई बार मैंने, जो कुछ मेरी शराब की मात्रा जो बढ़ गई थी, लोग सलाह देते थे कि यार हम भी तो पीते हैं और हम तरीके से पीते हैं, तो यार एक काम किया करो, घर में लाया करो, इतना पिया करो, उतना पिया करो। तो वो सब तरीके मैंने अपना के देखा, लेकिन वो किसी भी तरीके से मेरे जीवन में शराब नहीं जा रही थी। तो धीरे धीरे मैं भी निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, लाचार बन गया था। और ऐसी परिस्थिति चल रही थी, मैं तो दुखी था, मेरा परिवार दुखी था, काफी सारे लोग मेरे से दूर गए थे, सबने आस छोड़ दी थी, और सबसे ज्यादा निराश मैं हुआ था। मुझे लग रहा था कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में 26 जुलाई
2014 के दिन नागपुर के रेलवे स्टेशन पे इसी संस्था के एक देवदूत के माध्यम से इस संस्था के बारे में मुझे बताया गया। और मैं 27 तारीख को पहली मीटिंग किया और बड़ा अद्भुत सी बात हो गई कि जिसको मैं प्रयास कर करके जिस थक चुका था, निराश हो चुका था, इन कमरों का ऐसा पावर था, इस कमरों के अंदर में जो लोग बैठे थे उनकी अनकंडीशनल लव देखकर उनकी बातों का असर ऐसा हुआ कि डे वन से मैं शराब से दूर होने लग गया। और फिर धीरे 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 दिन से सप्ताह होते गए, सप्ताह से महीने होते गए, महीने से साल होता गया और साल से कई साल होते गए। और फिर मुझे इस संगत में मजा आने लग गया। वो सारे शेयरिंग के अंदर में मैं अपने आप का आइडेंटिफिकेशन, अपनी दुर्दशा, सब वो परिस्थितियों को देखता था और मुझे लगता था कि ये मेरी अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। और धीरे 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 मैं इस कमरों के अंदर आता गया और इसी बीच में मेरा 90 डेज हुआ, 1 साल का टोकन हुआ, 2 साल का टोकन हुआ और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और चारों तरफ मेरी प्रगति ही प्रगति थी। और ये सब प्रगति को देख के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सभी तरीके से मुझे लग रहा था कि मैं अभी एक पूर्ण आदमी बन चुका हूँ। पहले लोग बोलते थे यार इसके जीवन से शराब कहीं ना कहीं ये बड़ा सोलह आने का व्यक्ति है, तो मुझे भी लगता था कि अब तो मेरे जीवन से शराब चली गई यार, इसका मतलब मैं एक पूर्ण व्यक्ति बन चुका हूँ। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार का विचार मेरा चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिन कमरों के अंदर में जिन लोगों को सुन के मुझे ताकत मिलती थी, बाद में उन्हीं लोगों के वही शेयरिंग करने से, वही पुराने किस्से कहानियों से मैं उब चुका था। और धीरे 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 कमरों के शरीर तो मेरा कमरों के अंदर रहता था, लेकिन मन कहीं बाहर भटकते रहता था। और वो उसका कारण ये था कि वही किस्से, वही कहानियों का यही यही प्रोग्राम है। केवल अपनी पुरानी कहानी को बताओ, अपने यहाँ गिरा, वहां गिरा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और यही प्रोग्राम है। और वन डे एट ए टाइम, मतलब आज के दिन सिर्फ मीटिंग करो और मीटिंग करके एक आनंदी और सुखी जीवन जियो। तो ये सब बातों को कुल मिला के मुझे मजा नहीं आ रहा था और मैं मेरा मन भटक रहा था। हालांकि मन में शराब का विचार नहीं आ रहा था, ये बात भी उतनी ही सत्य है। लेकिन जिन कमरों के अंदर में मुझे भगवान मिल रहे हैं या मुझे मेरी आस्था बनी थी, मेरा विश्वास बना था, उन्हीं कमरों से मैं धीरे धीरे डिटैच होने लग गया था। और सब चल रहा था। लोगों ने बोला कि यार मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस, लेस मीटिंग लेस चांस। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं तो मीटिंग कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा है। धीरे धीरे लोग बोल रहे थे प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना भी कर रहा था। धीरे धीरे लोग बोल रहे थे फेलोशिप के साथ रहो, फेलोशिप के साथ में भी रहता था। लेकिन मन की स्थिति में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ, मेरी भौतिक प्रगति काफी अच्छी हो गई थी और उस भौतिक प्रगति का मैं बखान भी करता था और लोगों को इम्प्रेस करने का भी प्रयास किया करता था। धीरे धीरे मुझे लगा, किसी ने बोला कि सेवा में आ जाओ, तो देवा तो चल रहा था, लेकिन सेवा की भी बात आ गई। तो सेवा के अंदर में भी मैंने जो कुछ हमारी पोजीशन है, ग्रुप का चेयरमैन, फिर इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी, उसके बाद अल्टरनेट डेलीगेट, इस प्रकार की सेवाओं में भी मैं काफी अपने आप को व्यस्त कर रहा था। कुछ समय तक के इसका असर था, क्योंकि इन सब बातों में मुझे लग रहा था कि इमेज बिल्डिंग हो रही है। लेकिन वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस कर रही थी, वो शायद मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही थी। और उसी का परिणाम था कि मैं दोहरा चरित्र लेके कमरों के अंदर में आता था। दोहरा चरित्र मतलब मैं रोज बोलता था कि नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम अजय है, आप लोगों की सुंदर संगत, शराब का जहरीला घुट नहीं लिया और मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ। तो समाधानी और सुख की जो डेफिनेशन मैंने बनाया था वो भौतिक प्रगति से थी, और लेकिन आंतरिक रूप से जो आजादी, आनंद और आत्म शांति की बात होती है, वो मेरे पास नहीं थी। हाँ, एक अच्छा
कलाकार होने की वजह से, एक अच्छा बोलने वाला होने की वजह से मैं बोल जरूर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन सी थी, एक कम कम कुछ तो भी मेरे अंदर मिसिंग है। वो जो शराब जो मुझे सुकून देती है, शराब जो मुझे आनंद देती है, शराब जो मुझे आत्म शांति देती है, वो आत्म शांति कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और उसके कारण भी कुछ थे। वो मेरे से काफी पहले से वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। काफी अच्छी शेयरिंग करता था, काफी अच्छी बीमारी शेयर करता था, काफी अच्छी रिकवरी शेयर करता था, वन डे एट ए टाइम शेयर करता था, और उसके बावजूद भी हुक नहीं पा रहा था। और एक दिन अचानक उसका मैसेज, मतलब हमारी फेलोशिप के बनने का मैसेज आया कि यार नीरज ने तो आत्महत्या कर लिया। और वो मेरे लिए बड़ा शौक था, मैं बहुत डर गया था कि यार कैसे होता है, ये में आने के बाद में भी अचानक से इसने सुसाइड कर लिया। मेरे ही बराबरी का था, मेरे ऑर्डर का था, तो मेरे पारिवारिक संबंध भी थे। उसकी मिसेज जो थी वो काफी अच्छी स्ट्रांग एल मेंबर थी, और ये सब देख के मन बहुत गहरी चोट पहुंची थी मन के अंदर में। लेकिन वास्तविकता थी कि उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद में, उसके सुसाइड करने के बाद में जब मैं चर्चा करता था तो लोग बोलते थे यार वो प्रोग्राम को उसने पकड़ा नहीं, कार्यक्रम में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मीटिंग नहीं करता था। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं मीटिंग नहीं करूंगा तो मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी, या मैं भी ऐसे ही कुछ हो जाऊंगा। तो डर की वजह से मैं मीटिंग के कमरों में आने की बात की। और फिर मैं अंदर ही अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जब भी फेलोशिप में इस बात की चर्चा करता था तो चर्चा के दौरान मुझे सेटिस्फाइड कोई भी जवाब नहीं मिलता था। और जो कुछ प्रयोग बताए जाते थे वो प्रयोग करने के बाद में भी उसका जो फल था, उसका जो फलश्रुति थी, वो मुझे अंदर से क्लियर नहीं कर पा रही थी। अंदर से वो जो कुछ भाव है मन के अंदर में, एक पूर्णत्व का, वो महसूस नहीं हो रहा था। और ये सब चल रहा था, और अचानक एक दिन हमारे फेलोशिप के एक सीनियर मेंबर, जिनका 25वां टोकन, 25 साल का टोकन की अनाउंसमेंट हुई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदे के पास मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और मुझे इसके सुनना चाहिए। और मैं बड़ा बेसब्री से उनकी उस 25वें साल की शेयरिंग को सुनने के लिए बहुत मन में आग थी, बहुत मन के अंदर में विचार थे कि यार ये बंदा मुझे देगा। और मैं उनके टोकन के कार्यक्रम में पहले बेंच में बैठ के बड़े उनके चेहरे को ध्यान रहा था, निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था कि 25 साल के बाद में एक व्यक्ति जो शराब से दूर रह के इस घरों में हो जाने के बाद इसकी स्थिति क्या है, इसकी मनोदशा क्या है, इसके इसके भाव क्या है, वो मैं discuss कर रहा था। और उस दिन उस व्यक्ति ने सच्ची शेयरिंग का, और वो सच्ची शेयरिंग ये थी कि 25 सालों में मेरे पास मैसेज दिया, ये सारे लोग आए, लोग आने के बाद में भी इन कमरों के अंदर आज नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूँ कि इन 25 सालों में मैंने अपने आप को मैसेज नहीं दिया। और वो जो दर्द था, वो जो पीड़ा थी, वो साफ उनके चेहरे पे दिख रही थी, आंखों में आंसू थे। उस बंदे को अ, मन में पीड़ा थी, दर्द था। और वो, मैं जब थोड़ी जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि उनके बच्चे आज अलग लाइन में है, परिवार साथ में नहीं है, माली हालत, आर्थिक हालत खराब है, बहुत ही बेबसी की जिंदगी जी रहे। तो निराश, हताश, लाचार और बेबसी की जिंदगी 25 साल के देख के मुझे और अच्छा लगा। और ये सब देख के
मुझे लगा कि क्या 25 साल के बाद में तो ऐसा रहेगा। ये जो दशा थी, ये जो दुर्दशा थी, वो सहन नहीं हो रही थी। एक तरफ तो मैं बोल रहा था कि ईश्वर की कृपा, आप लोगों का साथ, मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ। एक तरफ ये शब्द थे और दूसरी तरफ मेरी अनुभूति इससे विपरीत थी। मैं बेचैन था, मैं असंतुष्ट था, और कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके वजह से आज शराब नहीं होने के बाद में भी मैं अधूरेपन को महसूस कर रहा हूँ। तो ये सब सिलसिला चल रहा था, और मैं उसी दरमियान में अ, मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह बाह्य संबंध के अंदर में मैं आ चुका था। और मैं खुद का समर्थन किया करता था कि कार्यक्रम तो बोलता है शराब से दूरी, और मैं तो शराब से दूर हूँ, तो मुझे बाकी सब करने का अधिकार है। इस प्रकार की मेरी धारणा थी, इस प्रकार के मेरे विचार थे। और आउटसाइड से तो मेरा बहुत कुछ बदलाव हो चुका था, लेकिन इनसाइड में बहुत कुछ गड़बड़ियां थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसे में वो जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण को छुपाने का मैं प्रयास करता था। लेकिन जब प्रकरण बर्दाश्त के बाहर हो गया, कहीं न कहीं मुझे लगा कि मेरा मेरा जो नकाब है वो उतरने वाला है और दुनिया को सच्चाई दिखनी है, तो मैं डर गया। उस डर ने मुझे और गया, और इतना बेचैन किया कि मेरे रातों के दिन का चैन चला गया। और ये ऐसी द्विधा अवस्था में मैं जब जी रहा था, हाँ नाटक अच्छी कर रहा था। किसी ने पूछा कैसे हो अजय भाई, तो वन डे एट ए टाइम, क्लास, ईश्वर की कृपा, ये सब डायलॉग बाजी मेरी चल रही थी। पोजीशन, अल्टरनेट, डेलीगेट, उसके बाद अंतर समूह, इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी, ग्रुप का ये अच्छा स्पीकर, ये सब सब बातें आ गई थी। लेकिन निजी तौर पे मैं जानता था कि मेरी स्थिति क्या है। और ऐसे में एक दिन मैं किसी बंदे को सुन रहा था ऑडियो शेयरिंग के माध्यम से, और उस बंदे ने, उसका नाम था अरुण यस, मुंबई के, और उस बंदे की शेयरिंग थी मराठी में थी, और शेयरिंग का शीर्षक था नम्रता और लाचारी। और इस शीर्षक में उस बंदे ने एक बड़ी साफ भाषा में बात किया। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ए का कार्यक्रम मद्यपान से निर्माण होने वाली परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम नहीं है, मध्यपाश के लिए कारणीभूत हुई मेरी बिगड़ी हुई मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम है। और कहीं न कहीं मुझे लगा कि अजय तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो तो नहीं जानता। तब तक के साल बढ़ गए थे, और मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और बड़े अधिकार से और बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़े वजन दे के मैं अपनी बातों को रखता था। काफी सारे लोग प्रभावित होते थे, काफी सारे लोग मेरा नंबर लेते थे, कई लोगों को मैंने अपना स्पॉन्सी बना लिया था, मठाधिपति बन गया था, वगैरह वगैरह सब चल रहा था। लेकिन मैं मेरी सच्चाई मैं जानता था कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दुनिया के सामने ये बताने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि यार मैं नहीं जानता। मुझे लग रहा था कॉमन सेंस का उपयोग करके रोज जैसे पोपट पंछी की तरह जो मीटिंग में होता है वही बात बतानी है, और अपने आप को ग्रेट फील कराना है, इमेज बिल्डिंग बनाना है। इस प्रकार के मेरे विचार हुआ करते थे। लेकिन इस एक सेंटेंस ने मुझे अंदर से जोड़ कर रख दिया, और मुझे लगा कि ये जो बंदा बोल रहा है कि मध्यपाठ के लिए कारणीभूत मेरी बिगड़ी हुई मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम है, तो मैं देख रहा था कि यार मैं आजाद नहीं हूँ, मैं आनंद में नहीं हूँ, मैं आत्म शांति में नहीं हूँ, और मैं दिखा जरूर रहा हूँ। तो ये जो ड्यूअल पर्सनैलिटी है, जो दोहरा व्यक्तिमत्व है, यही मुझे खा रहा है। तो मुझे प्रयास करने चाहिए, और वो प्रयास में मैं सफल हुआ। एक बंदा जिसके संपर्क में मैं आया, और उसने बोला अजय भाई कार्यक्रम जानते हो क्या? मैं बोला यार ये क्या होता है? कार्यक्रम मानता हूँ, ये को मैं मानता हूँ, ये नहीं होती तो मेरा मेरा घर में फोटो लगा होता, ये नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, ये नहीं होता तो मैं पागलपन की अवस्था में होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरी डायलॉग बाजी, बोले ये को मानना भाई, ये को जानना है, और जब जान जाओगे तो इस कार्यक्रम की मदद से वो सब मिलेगा, वो उपहार आपको मिलेंगे, आपको चाहिए आजादी, आनंद और आत्म शांति। और मुझे लगा कि ये बंदा शायद कहीं मुझे अपमानित कर रहा है। लेकिन बाद में
जब विस्तार से बात हुई तो उन्होंने बोला कार्यक्रम का मतलब होता है क्रम से करने का कार्य। और मैं बोला, ये क्या होता है? तो उसने बोला, भाई हमारे पास एक ही उपाय योजना है, एकमेव उपाय योजना है, और जिसमें हमारे सबका एकमत है। और आज पिछले कई सालों से उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये इतनी फुल प्रूफ योजना है, इतनी फुल प्रूफ योजना है कि इस योजना उपाय योजना को लेने के बाद में आप अपने आप में महसूस करोगे कि जो आप चाहते हो एक उसके अंदर में क्या बदलाव है, किस प्रकार की शांति है। रोज आत्म शांति की प्रार्थना बोलने से आत्म शांति मुझे नहीं मिल रही थी, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। और मैंने प्रयास किया तो मेरे हाथ में उन्होंने बोला कि यार ये बिग बुक है, और इस बिग बुक के माध्यम से ही आपको वो सब मिल सकता है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इन सालों में मैंने बिग बुक का नाम सुना था, घर में रखा भी था लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं तो जानता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। एक दो उधर किसके मुंह से सुने हुए डायलॉग, वही डायलॉग मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोल भी देता था। लेकिन मैंने बिग बुक का वास्तविक रूप से कभी भी अध्ययन नहीं किया या समझने का प्रयास नहीं किया कि एक्चुअली क्या है। कि उसके ऊपर में लिखा था अल्कोहल कराने बस मुझे लग रहा था मैं ए को मानता हूँ, और इसलिए मुझे जैसे अपने अपने धर्म के लोग अपने धर्म के ग्रंथ को घर में रखते हैं, वैसे ही इसको घर रखना है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा उपयोग मेरे निजी जीवन के लिए होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों बड़े कमाल की बात हो गई कि पहले ही पन्ने के अंदर में उस बंदे ने बोला कि भाई इसको पढ़ो। तो उसमें लिखा था असम के अंदर तथा नारी इनकी शराबियत से छुटकारा पाने की कहानी। तो यहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई कि अजय भाई पिछले कुछ सालों से तुम शराब से तो दूर हो, लेकिन ये शराबियत क्या होती है? तो मैंने अपना वही बेढंगा ढंग से बताने की कोशिश किया। तब उन्होंने बड़ी ही सादगी से और सरलता से मुझे बताया इसमें से शराब अलग है और इज्म अलग है। और ये इज्म है इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, ISM, आंतरिक आध्यात्मिक उथल पुथल। यह बीमारी जब हम विस्तार से बात करने लग गए तो पता चला कि जो बात बोल रहे हैं ये सच्चाई है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब से दूर होने की बात नहीं करता। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराबियत से दूर होने की बात करता है, आंतरिक रूप से बदलाव की बात करता है। स्वयं का अध्ययन करने से जो उथल पुथल मेरे मन के अंदर में, मेरे विचारों के अंदर में, मेरे कल्पनाओं के अंदर में जो बिखरी पड़ी हुई है उसको उसको क्रम से लाने के लिए या उसके वास्तविक रूप से जीवन जीने की एक कला सिखाने का कार्यक्रम है। ये मुझे तब पता चला, और तब जैसे ही इस बात की मुझे जानकारी मिली, जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि यार अजय, समंदर में रह के भी जैसे कोई प्यासा मर जाता है, वैसे ही कुछ कहानी मेरी है और मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन की ये कहानी है। तो दोस्तों वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, और उस यात्रा से मुझे पता चला कि शराब पिया करके मैं बीमार हुआ, या बीमार था करके मैंने शराब पी। तो तब तक की मेरी धारणा ये थी कि यार शराब पिया करके मैं बीमार था। लेकिन जैसे ही इस किताब के संपर्क में आया, इस बिग बुक के संपर्क में आया, और इसके माध्यम से जब मैंने अपना खुद का परिचय करवाने का प्रयास किया तो पता चला कि यार शराब तो बहुत बाद में आई। मैं बचपने से मेरे जीवन को जब रिविजिट करके ढूंढने का प्रयास किया कि मेरा व्यक्तिमत्व है कैसा, मेरी सोच कैसी है, मेरी कल्पनाएं कैसी है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, क्या चाहता हूँ और क्या करता हूँ, मेरी चाहत के लिए मैंने समझने का प्रयास किया। तो धीरे 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 वो जो सारे गड़बड़ियां थी वो धीरे 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 ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में कि यार ये ब्लैक है और ये व्हाइट, ये सही है और ये गलत है। और ये अध्ययन करने का जब प्रयास आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला लेकिन मैं चॉइसलेस नहीं हूँ, क्योंकि इतनी दुनिया पे भीड़ में अब खींच के मुझे ये संदेश मिला, उसने उठा के मुझे भीड़ से उठाकर कार्यक्रम में लाया, तो निश्चित रूप से उसके पास में कुछ न कुछ योजना है मेरे लिए, मेरे को ठीक करने के लिए, सुकून महसूस करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए।
और ये सब बातें जब मैंने उस बंदे के साथ में 1 to 1 बैठ के बात करना शुरू किया, तो धीरे 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 बहुत सारी सच्चाई मेरे सामने में आई और पता चला कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कई 70-80 साल के पहले सच्चाई लिखी गई थी। डॉक्टर विलियम डंकन सेपर, जिसका ओपिनियन इस किताब में दिया था, उसने मेरे बारे में बताया था कि मेरा व्यक्तिमत्व है क्या, मेरी वास्तविकता क्या है। क्योंकि एक जाने माने हॉस्पिटल के मेरे जैसे हजारों लोगों को देखने के बाद में, हजारों लोगों का परीक्षण निरीक्षण करने के बाद में एक तथ्य सामने में आया था, एक कैटेगरी उनको समझ में आई थी कि यार इलाज तो मैं सबका कर रहा हूँ, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी उम्मीद के साथ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मेरे 100 अगर मेरे पेशेंट है तो 100 में से 90-95% सारे प्रयास करने के बाद, इनको पूरी ताकत से मैं अटेंशन देता हूँ, सारी मेहनत करता हूँ, तो लगभग लगभग 95 लोग मेरे इलाज से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 लोग क्यों है कि जो मेरे इलाज करने के बाद कुछ समय तक के ठीक रहते हैं और बाद में दोबारा मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, और इनके ऊपर बार बार इलाज करने के बाद में भी इनसे कोई उम्मीद मेरे को नहीं लगती, कोई आशा मेरे पास में नहीं रहती, एक होपलेस केस के रूप में है। तो ऐसे लोगों के बारे में एक तथ्य उनके साथ में लगा था कि शरीर और मन से तो ये बीमार है और इस कैटेगरी में है। निसंदेह ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जो भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, निसंदेह, कोई डाउट नहीं, मानसिक रोगी और भावनात्मक रूप से अस्थिर। इसने हमारे डॉक्टर ने मेरे जैसे लोगों के बारे में कहा था। और जब मैं अपने आप को टटोलता हूँ तो मुझे अंदर से इस बात की अनुभूति आती है कि ये वास्तविकता है कि बचपन से लेके अभी 50 साल की उम्र तक के मेरी स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए थी और क्या है। एक बालक बचपना मेरे अंदर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे इमोशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, हमेशा ख्याली पुलाव में रहते हैं, जो कुछ सत्य नहीं है, भ्रम की जिंदगी जीने वाले ख्याली पुलाव में जीते हैं, पश्चाताप की भावना से जुड़े रहते हैं, कई निश्चय करते हैं पर निर्णय नहीं ले पाते। और धीरे धीरे पता चला कि ये मेरा परिचय है, और अगर ये मेरा परिचय है तो इस परिचय के साथ में अगर मुझे पूर्णत्व की तरफ, फुलफिलनेस की तरफ अगर जाना है तो मेरी अपनी ताकत कभी भी मेरे को पर्याप्त नहीं है। मेरे से बड़ी ताकत को मुझे खोजना है, और इस किताब का निर्माण इसीलिए किया गया कि ये किताब मुझे उस उच्च शक्ति को ढूंढने में मेरी सहायता कर सके। क्योंकि मैं पावरलेस हूं और वो पावरफुल है, और वो पावरफुल है, उसके साथ में अगर मैं जुड़ जाता हूं तो मेरी दशा को दिशा की ओर लेके जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगी। बस मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरे पास ये जो उच्च शक्ति है, ये उच्च शक्ति मेरे पास नहीं है, और इसके संदर्भ में मेरी जो अपनी धारणाएं है, अपनी संकल्पना है, वो आधी अधूरी है, परंपराओं से आई हुई है, कुछ इधर उधर से बनी हुई है, और उसके प्रति मेरे मन में विद्रोह है। लेकिन जैसे ही इस किताब में अज्ञेयवादी जो चैप्टर मेरे सामने में विश्लेषण के रूप में रखा गया, तो बड़े ही स्पष्टता से इस उच्च शक्ति की संकल्पना को मेरे सामने में रखा गया, और मैंने उसको स्वीकार किया। और वो स्वीकार करने का परिणाम है कि बुद्धि तो मेरे पास भयंकर है, लेकिन जब सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना की बात कही गई तो उसमें मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, और इसीलिए मुझे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। वो सपोर्ट सिस्टम मीटिंग भी है, मीटिंग के साथ फेलोशिप भी है, और मीटिंग और फेलोशिप के साथ में अगर प्रोग्राम नहीं है तो कुछ समय के बाद
भ्रम मेरा टूटेगा। और उसका एक परिणाम हुआ दोस्तों कि मुझे पता चला कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, क्यों मैं भटक रहा हूं, क्यों मैं पीड़ा में जी रहा हूं। और ये जो उच्च शक्ति या ईश्वर की संकल्पना जब मेरे सामने में क्लियर हुई, तो उसको पाने का तरीका क्या है, यानी प्रॉब्लम क्या है मेरा अपना, मुझे पता चला कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। और इस किताब ने बताया सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन एक ही था, आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव का सीधा सीधा मतलब था स्वयं का अध्ययन, किसी और का अध्ययन नहीं, मेरा स्वयं का अध्ययन, और वो भी वास्तविक अध्ययन, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, मेरे स्वयं के द्वारा। और जब वो स्वयं का अध्ययन करने के बाद में जो अनुभूति आएगी, तो पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के अंदर में जो बताया गया, इन दोनों के बीच का भेद जानने की सद्बुद्धि दो। मेरे साथ में हो यह रहा था कि जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा था, और जो करना चाहिए उसको मैंने कंप्लीटली अपने आप से दूर रख दिया था। और यही बात की वजह से मैं एक अधूरा व्यक्तिमत्व के रूप में घूम रहा था। पता चला कि मेरे अंदर में चरित्र के ऐसे कुछ पार्ट है, इतने खतरनाक होलसेल तरीके से भरे हुए हैं कि उनको मेरे जीवन से विदा करना मेरी अपनी ताकत की बात नहीं है। लेकिन मेरे पास चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि मुझे अभी आजादी चाहिए, आनंद चाहिए और आत्म शांति चाहिए। तो निर्णय मेरा रहेगा, और उस निर्णय के साथ में ही मैं इसको पा सकता हूँ। दोस्तों, तब से लेके आज तक के निरंतर निरंतर मेरा प्रयास जारी है अपने आप को जानना, अपने आप को मानने की जो मान्यताएं है, जो गलत मान्यता है, उनको विदा करना। और वो प्रयास करते करते आज काफी हद तक के मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं कई बार वन डे एट ए टाइम जो कहा गया है कि एक दिन का मुझे जो जीवन मिला है, इस जीवन में कभी मैं मेरिट में आ जाता हूँ, कभी मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाता हूँ, कभी सेकंड क्लास में पास हो जाता हूँ, कभी थर्ड क्लास में पास हो जाता हूँ, कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ। लेकिन आज उस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम ने मुझे स्पष्ट डायरेक्शन दिया है, एकदम स्पष्ट, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखा है कि ये करेगा ये मिलेगा, ये नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट मार्गदर्शन, स्पष्ट दिशा कि इस दिशा में जा भाई, तू जहां जाना चाहता है वहां तू जा सकता है। लेकिन उसके विपरीत दिशा में जाना चाहता है तो तुझे हम रोकेंगे भी नहीं, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां तू पहुंचेगा नहीं। तो आज मैं जब 12 पायरी का कार्यक्रम, 12 कदमों का कार्यक्रम मेरे आंखों के सामने में लाता हूँ, तो मुझे पहले कदम के अंदर में मैं जितना पावरलेस हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है कि मैं अनमैनेजेबिलिटी है उसका जब तक कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरी अनमैनेजेबिलिटी, जिसके 8 लक्षण बिग बुक ने मेरे सामने में रखे है कि तेरी ये समस्या है, तेरा पीना प्रॉब्लम नहीं है भाई, तेरा जीना प्रॉब्लम है। और तू क्यों नहीं जी पाता है? क्योंकि तेरे लोगों के साथ जो जो तेरे संपर्क में आते हैं, उनसे तेरे को उम्मीद बहुत ज्यादा है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, और उन अपेक्षाओं में कोई भी खरा नहीं उतरता या उसके विपरीत दिशा में बात करता है, तो तू उससे संबंध खराब कर लेता है और उसका बोझ अपने सर के ऊपर ले लेता है। और इसीलिए व्यक्तिगत संबंध में ट्रबल है, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ट्रबल है। मैं देख रहा था मेरे परिवार में, मैं देख रहा था मेरे ससुराल के लोग, मैं देख रहा था मेरे कामकाज के क्षेत्र के लोग, मैं देख रहा था मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग, मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग, जो जो मेरे संपर्क में आते थे, वो सारे लोगों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। और जब वो अपेक्षा के अनुरूप मेरे साथ पे डील नहीं करते थे, तो मेरे संबंध खराब हो जाते थे। और मैं प्रार्थना में रोज बोलता था कि उन लोगों को स्वीकार करने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एक तरफ बोल कुछ रहा हूं और कर कुछ रहा था।
और ये डायरेक्शन मेरे को मेरी चित्त की शांति को भंग करने वाला था। लेकिन जब बिग बुक के रोशनी में मैंने देखा कि ये मेरा रियल प्रॉब्लम है और मुझे जैसे है वैसे ही उनको स्वीकार करना है, मेरा अपना रोल अपने लिए क्या मायना रखता है, ये तब समझ में आया। दूसरा मेरे सामने में रखा कि सेंसिटिव, इमोशनल सेंसिटिव नेचर है मेरा, बहुत ज्यादा कल्पना विश्व में जीने वाला आदमी है और भय के वातावरण में, गुस्से के वातावरण में ये सारे जो निसर्ग ने जो इंस्टिंक्ट दी है एक मानव बनने के लिए, वो सारी इंस्टिंक्ट का मैंने बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं बिखरा हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि मैं इतना सब कुछ मेरे पास होने के बाद, जो कुछ मेरे पास होना चाहिए एक जीवन जीने के लिए, सब कुछ होने के बाद में भी मैं तनाव में था, कष्ट में था। ग्रेटिट्यूड रहने की जगह पे मैं एटीट्यूड दिखाता था और पता चला कि यार जब तक कि तेरे पास ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा ना, तो हमेशा संघर्ष करते रहेगा और ये संघर्ष तेरे लिए घातक है, तेरे लिए जहर है और इसका निर्णय भी तुझे लेना है, करना है कर। तो डिप्रेशन में मेरा काफी सारा समय गया, लेकिन जब इस प्रोग्राम की रोशनी में मैंने समझने का प्रयास किया, तब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए जहर है। मैं जो कुछ भी मेरी अर्निंग्स थी, मैं हमेशा अपने से बड़े लोगों से कंपेयर किया करता था। अरे यार, मैं तो 60-70 हजार रुपये मेरा पगार है यार, 2 लाख पगार होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो एक कल्पना की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, उसकी वजह से मेरी अपेक्षाएं ज्यादा थी और उसका परिणाम ये था कि मैं जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहा था। हमेशा यूजलेस फीलिंग, यूजलेस। और वो यूजलेस फीलिंग की वजह से जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे किसी ने बांधा नहीं था, मैंने खुद को ही अपने आप को ही बांध के रखा था। मैं हमेशा डर के साए में जी रहा था, हमेशा अनहैप्पी रहता था और दूसरों को मदद करने के पीछे मेरे जो हेतु थे वो स्वार्थी इरादों से भरे हुए थे और उसका परिणाम जो निकलता था, वो परिणाम की वजह से मैं हमेशा दुखी होता था। लेकिन जैसे ही बिग बुक के रोशनी में मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों के बीच का भेद जानने का प्रयास करना है। मैं पावरलेस हूं, लेकिन पावर देने वाला मेरा ईश्वर मेरे साथ मौजूद है। तो आज काफी हद तक के जीवन में सुकून, शांति को मैं महसूस कर रहा हूं और इन तत्वों का अपने निजी जीवन में पालन करने का परिणाम है कि अंदर से ईश्वर के लिए, उच्च शक्ति के लिए, फेलोशिप के लिए आभार निकलता है। तो मेरा समय यहाँ पे समाप्त हुआ। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और शायद कुछ योजना रही होगी तो आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ मेरी समझ थी, जो कुछ मेरा अनुभव था, मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।